और फिर वहां मौजूद लोग एक होलनाक धमाके की आवाज सुन रहे थे। काले रंग की मर्सिडीज कई गज फिजा में उछलकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। कार में मौजूद अकेला वजूद गोश्त के टुकड़ों की सूरत में कार के टुकड़ों के साथ ही बिखर गया था। पाशा ने अफसरदा नजरों से कार को देखा और मोबाइल फोन निकाल कर इखलाक हुसैन का नंबर मिलाने लगा। इसने कॉल वसूल करने में जरा भी देर नहीं लगाई थी। बहुत अफसोसनाक खबर है शाहजी, कबीर दादा की कार धमाके से उड़ा दी गई है और बदकिस्मती से वो इस कार ही में मौजूद थे। जैसे ही ये खबर आप तक पहुंचती है फौरन मेरे पास आकर मुझे बजाते खुद मुतला करना। सच खुशी से इखलाक हुसैन की बातें खिल रही थी। हाँ शाहजी, मेरा सरपरस्त, मेरा उस्ताद और मेरा बड़ा नहीं रहा। पाशा ने राब्ता मुनक़ता किया और कार का रुख एक मखसूस जानिब मोड़ दिया। कबीर दादा की कोठी में तमाम गैंगस्टर अपने बेगमात वगैरह के साथ जमा थे। तनावुश को भी पाशा घर से ले आया था। कबीर दादा की मौत की खबर सुनने के बाद वो गुमसुम सी थी। मुख्तलिफ औरतों ने ताजियत के बहाने इसे मुखातिब करने की कोशिश की थी, मगर किसी की बात का जवाब दिए बगैर वो खाली खाली नजरों से तमाम को देखती रही। फरहाना भी मगमूम सूरत लिए वहीं मौजूद थी। जिंदगी में पहली बार इसे तनावुश से हमदर्दी महसूस हो रही थी, फिर उससे रहा ना गया था। तनावुश के करीब पहुंचकर इसे अपने साथ लिपटा लिया। फरहाना बाजी, ये औरतें परेशान क्यों नजर आ रही हैं? इसके मासूमियत भरे सवाल पर फरहाना का दिल कट कर रह गया था। वो वाली बाजी कह रही थी कबीर हादसे में फौत हो गए हैं। इतनी भोली हैं, इन्हें मालूम ही नहीं कि वो किसी जरूरी काम के सिलसिले में गए हुए हैं। तनावुश ने एसपी की बीवी सुल्ताना की जानिब इशारा करके कहा था। वो सच कह रही है पगली। फरहाना की आंखें नम हो गई थी, मगर तनावुश इसकी बात पर ध्यान दिए बगैर अपने ले में शुरू ही रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारा। शाम को हम अम्मी जान की तरफ चले गए थे और वो वहीं पर इन्हें कॉल मौसूल हुई और वो थोड़ी देर में लौटने का कह कर गए थे, अभी तक नहीं लौटे। आज तो आने दो, बिल्कुल भी नहीं करूंगी बात, देखना कैसे मिन्नतें करेंगे। काश ऐसा ही होता। फरहाना सिसकी, इतने मेहमान जमा हो गए हैं, अब तो इन्हें आ जाना चाहिए था। तनावुश परेशानी जाहिर करते हुए बोली, बाजी ये तमाम हमारी शादी की खुशी में जमा हुए हैं ना? फरहाना इसकी बात का जवाब नहीं दे सकी थी। राहत खाला को शायद पाशा ने तमाम के लिए चाय बनाने का कहा था। इसे बोर्जी खाने की तरफ बढ़ता देखकर तनावुश कहने लगी, राहत खाला सालन मैं खुद बनाऊंगी, वो बस आने ही वाले होंगे। सुबह नाश्ते के बाद से उन्होंने कुछ नहीं खाया। पाशा अपनी जगह से उठकर इसके करीब पहुंचा। चलो गुड़िया, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। तनावुश ने परेशानी जाहिर की, मगर भैया वो आकर खफा हो जाएंगे कि मेहमान बैठे हैं और मैं सोने को लेट गई हूँ। मैं इन्हें समझा दूंगा। पाशा इसे अपने साथ लिपटाया और ख्वाबगाह में ले गया। बेड साइड टेबल की दराज से नींद की गोली निकाल कर इसने तनावुश को खिलाई और ख्वाबगाह का दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल आया। नौशाद इस वक्त इखलाक हुसैन के कान में सरगोशी कर रहा था। अगर ये नाम नहाद भाई ना होता तो छोकरी तो हाथ में थी। इखलाक ने कहा, चलो देख लेते हैं पाशा इसके लिए क्या करता है, फिर कोई मंसूबा बंदी सोच लेंगे। फिलहाल तो ठंड रखो, करीब ताज़ा ताज़ा बेवा हुई है। इसी वक्त राहत खाला तमाम के लिए चाय ले आई थी। ज्यादातर ने चाय पीने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। थोड़ी देर बाद पाशा तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें घर वापस लौटकर आराम का मशवरा दे रहा था। कबीर दादा की लाश इन्हें नहीं मिली थी, बस गोश्त के चंद लोथों और कपड़ों की कुछ धज्जियों को लकड़ी के ताबूत में बंद करके दफना दिया गया था। तनावुश कमरे में बंद होकर रह गई थी। इसकी हालत के पेश नजर पाशा को इसे माँ के पास भेजना पड़ा। अलबत्ता इसकी हिफाजत के लिए बाकिर और रुखसार को भी साथ भेजा था। कबीर दादा की मौत के तीसरे दिन तमाम गैंगस्टर कबीर दादा के खुफिया ठिकाने पर मौजूद थे। सरबराही की एक कुर्सी खाली पड़ी थी और इस कुर्सी की पुश को पकड़कर पाशा तमाम की तरफ मुतवज्जा था। बैठक का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि इस कुर्सी पर बैठने के लिए किसी एक का चुनाव किया जाए। इस जमान में काशिफ दादा के अलावा अगर कोई भी मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो सामने आ सकता है, ताकि बैठक के आगाज से पहले मुकाबला कर लिया जाए। पाशा ने सवालिया नजरों से सबकी तरफ देखा, मगर कोई अपनी जगह से नहीं उठा था। काशिफ दादा, अगर आप यहाँ आना चाहें तो मुझे खुशी होगी। इस मरतबा पाशा ने काशिफ राजपूत को दावत दी। काशिफ राजपूत के होठों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। शुक्रिया पाशा, मगर मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। आपसे पहले कबीर दादा ने भी मुझे यही दावत दी थी और मैंने भी इसे भी इनकार कर दिया था। क्या आप मुझे बैठने की इजाजत देंगे? बैठने से पहले पाशा ने एक मरतबा फिर काशिफ दादा से इजाजत तलब की। काशिफ ने कहा, तुम मेरी इजाजत के बगैर भी बैठ सकते थे। बहरहाल इज्जत अफजाई का शुक्रिया, प्लीज तशरीफ रखें। पाशा सरबराही की कुर्सी पर निश्चित संभालता हुआ बोला, एक छोटा सा वाकया याद आ गया। शायद आप लोगों ने पहले भी सुना हो कि एक शख्स अपने बूढ़े बाप से जान छुड़ाने के लिए इसके गले में रस्सी का फंदा डालकर पहाड़ पर ले गया।
और जब वो बाप को नीचे फेंकने लगा तो इसके साथ मौजूद बेटे ने कहा, अब्बू जान रस्सी दादा के साथ नीचे न फेंक देना। बाप ने पूछा, क्यों बेटा? तो कहा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं बगैर रस्सी के आपको यहाँ तक कैसे घसीट कर लाऊंगा। पता नहीं इस वक्त ये वाकया मेरे दिमाग में क्यों डर आया। खैर, मैं कहने लगा था कि कबीर दादा का कातिल या वो लोग जो इसके कत्ल की साजिश में शरीक थे, मैंने कभी माफ नहीं करूंगा। बाकी चंद दिन पहले कबीर दादा ने इस कुर्सी पर बैठकर कुछ बातें की थी, वो सबको याद होंगी, इसलिए मैं दोहराने की जरूरत नहीं करता। बस वो अहकामात इसी तरह जारी रहेंगे। और सबसे आखिर में ये कहना चाहूंगा कि कबीर दादा की बीवी को मैं छोटी बहन नहीं समझता, बल्कि वो हकीकत में ही मेरी छोटी बहन है। अगर इसके खिलाफ किसी के गंदे दिमाग में कोई गलीज ख्याल रह गया है तो यकीन मानो अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। मेरी बातों से खिलाफ रखने वाला अपनी राय पेश कर सकता है। किसी ने भी जबान खोलने की कोशिश नहीं की थी। 2-3 लम्हे इंतजार के बाद पाशा ने कहा, तो बैठक खत्म हुई। सारे एक एक करके वहाँ से रुखसत होने लगे। सिर्फ काशिफ राजपूत वहीं बैठा रहा। तमाम के बाहर जाते वो पाशा को मुखातिब हुआ, पाशा तुमने अच्छा नहीं किया। सही कह रहे हो दादा, कबीर दादा को अलविदा करना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन क्या करता, मैं मजबूर हो गया था। मेरे पास चुनाव का इख्तियार ही नहीं रहा था। काशिफ ने तशवीश भरे लहजे में कहा, जानते हो अब तुम कितने कमजोर हो गए हो। आपकी मौजूदगी के सहारे ही मैंने मुझे हौसला दिया, वरना मैं इतना हिम्मत ना कर पाता। काशिफ राजपूत चंद लम्हे से घूरता रहा और फिर अपनी जगह से उठते हुए बोला, होशियार रहना, कुछ लोगों को तुम बहुत ज्यादा खटक रहे हो। ये कहते ही वो चल पड़ा। इसने पाशा का जवाब सुनने की जरूरत महसूस नहीं की थी। वो दोनों बैठक के इख्तिताम पर इखलाक हुसैन के ठिकाने पर पहुंचे थे। यार, मुझे तो पाशा के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। बैठते साथ इखलाक हुसैन ने तशवीश भरे लहजे में कहा। रोशाद अफरीदी तकता हुआ बोला, भाड़ में गए तेवर, मुझे तो इस फुलझड़ी का दुख खाए जा रहा है। कबीर दादा जैसे सांप को मार कर भी वो खजाना मुझे पहले जितना ही दूर दिखाई दे रहा है। इखलाक हुसैन इसे तसल्ली देता हुआ बोला, हमें इंतजार करना पड़ेगा, फिलहाल वो जज्बाती हो रहा है। ताज़ा ताज़ा अपने उस्ताद के मौत के घाट उतारा है हरामी ने। इसे संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा इस हादसे को भी और अपनी मुंह बोली बहन को भी। सब कुछ करेंगे। नौशाद ने हसरत भरे लहजे में कहा, कसम से मेरा तो दिल कर रहा है इससे शादी कर लूं। बकवास ना करो, मैं भी इस हसीना का उम्मीदवार हूँ। इखलाक हुसैन से डांटने बिना नहीं रह पाया था। नौशाद ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा छोड़ो यार, यूं ही दिमाग खराब कर दिया फाहिशा ने। जितनी भी कोशिशें की हैं इतना ही काबू से बाहर होती गई है। पता नहीं इस खबीस कबीर दादा से पहले इस पर मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी थी। ठीक कहा खान साहब, फिलहाल इसके ख्याल को छोड़ना ही पड़ेगा। पाशा की धमकी नजरअंदाज कर देने के काबिल नहीं है। इखलाक हुसैन ने इसकी तायद पर सर हिला दिया। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? पाशा इस वक्त तनावुश के घर पर माँ बेटी के साथ ही बैठा था। रुखसार और कबीर भी वहाँ करीब ही मौजूद थे। तनावुश ने कहा, हम कराची से कहीं और मुंतकिल होना चाहते हैं भैया। आप बस हमारे घर का सौदा करवा दे और किसी दूसरे शहर में छल छुपाने का कोई ठिकाना ढूंढ दे। हैरत अंगेज तौर पर इसने खुद को संभाल लिया था। वो इसे तसल्ली देता हुआ बोला, चल्ला के घर की फिक्र क्यों करती हो? तुम्हें कबीर दादा के तिरके में छोड़े हुए करोड़ों रुपए मिलेंगे। एक पाई भी नहीं लूंगी भैया, बल्कि कबीर ने जो कुछ मेरे लिए खरीदा था वो भी यहीं छोड़ जाऊंगी, सिवाय चांदी के इस छल्ले के। इसने उंगली में पहने हुए छल्ले को होठों से लगाया। मगर क्यों? पाशा हैरान रह गया था। क्योंकि हमें हराम का एक पैसा भी नहीं चाहिए बेटा। खामोश बेटी बुशरा ने मुंह खोला। जैसा आप चाहें माँ जी। पाशा तनावुश की निस्बत इसे माँ जी ही कहने लगा था। तनावुश ने बेताबी से पूछा, तो कब तक हो जाएगा? उम्मीद है परसों तक मैं आप दोनों को भिजवा दूंगा। तनावुश ने कहा, मैं बेचैनी से मुंतजिर हूँ। तनावुश की बेसब्री पर पाशा मुस्कुरा दिया था। गुड़िया, सब्र का फल मीठा होता है। जहाँ इतनी बर्दाश्त कर लिया वहाँ 2 दिन और सही। तनावुश ने दुखी लहजे में उम्मीद जाहिर की, भैया शायद कभी ऐसा वक्त आए कि आपको मेरी बेसब्री का इदराक हो। मुझ पर जो बीत रही है इससे मैं या मेरा रब ही वाकिफ है। जानता हूँ। पाशा ने उड़कर इसके सर पर हाथ रखा, मगर तुम ये नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद मैं कितना अकेला और तन्हा रह जाऊंगा। तनावुश अफसोसगी से मुस्कुराई, इस बार से हम पहले बात कर चुके हैं। सही कह रही हो, कहकर पाशा ने बुशरा के सामने सर झुका दिया। बुशरा ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो बेटा। और पाशा वहां से बाहर निकल गया। रुखसार और बाकिर इस वक्त दरवाजे पर खड़े एक दूसरे से सरगोशियों में बातें कर रहे थे। बाकिर ने कहा, मुझे 100% यकीन है कि कबीर दादा के कत्ल में पाशा दादा का हाथ है। न जाने बाजी की समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही। रुखसार इसे समझाते हुए बोला, यार छोटी सी लड़की ही तो है, इसे इन चालबाजियों को क्या पता, और वैसे इसे मालूम हो भी जाए तो क्या कर लेगी। बाकिर ने कहा,
कम से कम पाशा के चेहरे पर मौजूद नकाब तो हट जाएगा। कितने खलूस और मासूमियत से वो इसे भाई का दर्जा दिए हुए है। बेचारी को इस मुनाफिकाना रिश्ते से तो निजात मिलेगी। रुखसार ने मशवरा दिया, छोड़ो यार, पहले ही गरीब का भाई कत्ल हो गया था, इसने पाशा से दिल बहलाया हुआ है, रहने दो ये रिश्ता इसके पास। बाकी ने कहा, मैं इसे इशारे कराए में 2-3 दफा इस तरफ मुतवज्जा कर चुका हूँ, मगर इतनी भोली है कि इसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुमने जरूर मरना है बेवकूफ, रुखसार ने इसे डांटा, आइंदा ऐसी कोशिश ना करना। इस वक्त तो बाकी खामोश रहा, मगर इसका इरादा तब्दील नहीं हुआ था। रात को इसे तनाव से बात करने का मौका मिल गया था। इन दोनों में से आधी रात तक एक आदमी जाग कर दरवाजे पर मौजूद रहता, जबकि दूसरा शहर में चारपाई बिछाकर लेट जाता। तनाउश और इसकी माँ के कमरे ही में सोती थी। रात के वक्त तनाउश अमूमन शहर में निकलकर घूमना शुरू कर देती। इस वक्त भी तनाउश बेचैन होकर कमरे से बाहर निकलनी और शहर में चकराने लगी। बाकी हिम्मत मुश्तमा करता हुआ इसके करीब पहुंचा। बाजी, एक बात कहना थी। कहो भाई। वो चौंकते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। पहले आप वादा करें कि ये बात आपके और मेरे दरमियान राज रहेगी। बाकी ने अपनी हिफाजत की गुंजाइश बाकी रखना चाहिए। शायद आप ये बताना चाहते हैं कबीर की मौत में भैया मुलविस है ना? ना जाने इसने कैसे इतना सही अंदाजा लगा लिया था। वो हकलाया, जी बाजी, यही बात है। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। कबीर इस वक्त यही मेरे ही घर में मौजूद थे जब इन्हें कॉल वसूल हुई कि जल्द से साहिल वाले अड्डे पर पहुंचे और ये कॉल भैया ने की थी। बाकी ने हैरानी भरे लहजे में पूछा, तो आप पहले दिन से ये जानती है? हाँ, इसने अफसरदा अंदाज में सर हिला दिया। फिर पाशा दादा को बावर क्यों नहीं कराया? वो जानते हैं कि मुझे इस बारे में सब मालूम है, लेकिन मुझे वो छोटी बहनी की तरह समझते हैं। इनसे दुश्मनी मोल कर मैं कबीर को तो वापस नहीं ला सकूंगी, अलबत्ता भाई को और इनकी हमदर्दियों को खो दूंगी। क्या आप भी यही चाहते कि मैं मुकम्मल तौर पर बेआसरा हो जाऊं? नहीं बाजी, मेरा ये मतलब नहीं था। बाकिर गड़बड़ा गया था। भाई, आपकी हमदर्दी पाकर अच्छा लगा, और अगर मेरी खुशी अजीज है तो कभी भैया के साथ गद्दारी ना करना। बाकिर सर झुकाकर खफीफ सा पीछे हट गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो छोटी सी लड़की इतना कुछ जानती होगी। इसके हौसले और हिम्मत से वो खासा मुतासिर हुआ था। मोहब्बत करने वाले शोहर को खोकर भी इसके आसाब किसी जहांदीदा औरत की तरह कांप कर रहे थे। तनावुश से मुलाकात के दूसरे दिन रात के 2 बजे पाशा को एक गुमनाम नंबर से कॉल वसूल हुई। इसके हेलो कहते ही दूसरी जानिब से एक शनासा आवाज उभरी, मैं 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मैं मुंतजिर हूँ। राब्ता मुनक़िता करके वो सारात के साथ कमरे से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार में तनावुश के घर की तरफ रवाना था। तनावुश के घर के सामने कार रुकते ही बाकिर ने दरवाजा खोलकर बाहर जाकर ऑटोमेटिक राइफल इसने तैयारी हालत में पकड़ी हुई थी, मगर कार से पाशा को तरता देखकर इसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए थे। रुखसार को उठाओ और दोनों वापस कोठी पर पहुंचो। पाशा ने अंदर घुसते ही इसे हुक्म दिया। जी दादा, कहकर वो सोए हुए रुखसार की तरफ बढ़ गया। तनावुश भी इनकी आवाज सुनकर कमरे से निकल आई थी। भैया, ऐसे सवालिया अंदाज में पुकारा। हाँ गुड़िया, मैं हूँ, अम्मी जी को भी जगा दो, आप लोग अभी यहाँ से रवाना होंगे। जी भैया। तनावुश के लहजे में शामिल खुशी बाकिर और रुखसार को हैरान कर गई थी, मगर वो ज्यादा सोचने की जहमत के बगैर घर से बाहर निकल गए थे। गली से निकलते ही इन्हें खाली रक्षा मिल गया था। इन दोनों के गायब होते ही पाशा माँ बेटी का हाथ बटाने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, मगर वो पहले से सारा सामान समेट चुकी थी। यकीनन ये काम वो सरेशाम ही सरंजाम दे चुकी थी। कितनी देर है भैया? तनावुश ने बेसब्री से पूछा। 3 बजे तक तुम्हें लेने गाड़ी पहुंच जाएगी। तनावुश ने हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन रोशन करते हुए वक्त देखा। 3 बजने में चंद मिनट ही रहते थे और फिर इसकी समातों ने गली में गाड़ी के रुकने की आवाज सुनी। वो बेसब्री से दरवाजे की तरफ भागी। पाशा और बुशरा इसकी हालत देखकर हंस पड़े थे। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी। इसी वक्त दरवाजे को धकेलता हुआ शलवार कमीज में मलबूस एक लंबा तड़ंगा शख्स अंदर दाखिल हुआ। तनावुश इसकी तरफ यूं बढ़ी जिसे लोहा मकनतीस की तरफ हरकत करता है। अगले ही लम्हे वो इसकी बाहों में थी। कबीर। तनावुश के लहजे में मोहब्बत, बेसब्री, बेताबी, खुलूस और न जाने कौन कौन सी कैफियत शामिल थी। कबीर की जान आने वाले ने मोहब्बत भरे अंदाज में इसके माथे पर बोसा दिया और इसके दोनों बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठा लिया। वो फूल की तरह हल्की फुल्की थी। इससे सर बुलंद करके वो हंसा। मुझे याद किया था? तनावुश ने नफी में सर हिलाया। नहीं, भूली ही नहीं थे, याद क्या करती। अच्छा, अभी वक्त नहीं, हमने काफी लंबा सफर तय करना है। इसे नीचे उतारकर वो कमरे की जानिब बढ़ गया। पाशा कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। इसके करीब पहुंचते ही वो इससे लिपटते हुए रो पड़ा। अरे पागल, रोते क्यों हो? कबीर दादा ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। पाशा ने सिसकी भरी। आपने मेरे कबीर दादा को मार दिया। कबीर दादा आप दीदा होकर बोले। हाँ, मगर इसके बदले तुम्हें बड़े भाई का तोहफा भी तो दिया है। भैया,
आप लोगों की तो बहुत याद आएगी। जिंदगी में पहली बार इसने कबीर दादा को भाई कहा था। कबीर दादा ने इसके माथे पर बोसा देकर अलविदा किया। खूब देखभाल और समझदारी से वक्त गुजारा। जी भैया, इसने असबाब में सर हिला दिया। चलो सामान गाड़ी में रखो, पाशा को कहकर वो बुशर की जानिब बढ़ा। माँ जी, आप तैयार हैं? हाँ बेटा, पिछले कई दिनों से मुंतजिर थी और इस पगली से तो एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया था। अच्छा है तुम्हारा नया मोबाइल नंबर इसके पास नहीं था, वरना जरूर भांडा फोड़ देती। माँ जी, लगा ले शिकायतें, देख लूंगी आपको। तनाउश ने धमकी देने में देर नहीं की थी। थोड़ी देर बाद ही वो सुजुकी वैन में अपना सामान मुंतकिल कर चुके थे। पाशा से एक बार फिर मोहब्बत भरे अंदाज में मिलकर कबीर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तनाउश भी बेसाख्ता पाशा के साथ लिपट गई थी। भैया, अपना वादा याद रखना। तुम भी। इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरकर पाशा ने इसके लिए अगले नशिस्त का दरवाजा खोल दिया। आंखों में नमी लिए वो उचक कर सीट पर बैठ गई। बुशरा पीछे बैठ गई थी। अलविदाई हाथ लहरा कर कबीर ने वैन आगे बढ़ा दी। पाशा वैन के मुड़ने तक वही खड़ा वैन की उगती बत्तियों को घूरता रहा। इसके दिमाग में हफ्ता भर पहले तनावत से होने वाली मुलाकात का मंजर ताजा हुआ। भैया, आप कहाँ हैं? चाय पीते हुए से तनाउश की कॉल मौसूल हुई थी। इसने पूछा। मैं अपने कमरे में हूँ। क्या दादा चले गए हैं? हाँ, तनाउश का जवाब इस बात में था। अच्छा, मैं आ रहा हूँ कहकर इसने कॉल काट दी और फिर चाय की प्याली खत्म किए बगैर इसके कमरे में पहुंच गया। इसने खड़े होकर पाशा को बड़े भाई जैसे एहतराम पेश किया और पाशा के निशान संभालते ही बैठ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला। अब बोलो, क्या बात है? भैया, मैं इन्हें जुर्म की दुनिया से निकालना चाहती हूँ। तनाउश ने बगैर किसी तमहीद के दिल में मौजूद बातों को दिल थी। क्या? पाशा सर रह गया। क्या कह रही हो? ऐसा होना नामुमकिन है गुड़िया। नामुमकिन तो कबीर का शादी करना भी था। नामुमकिन तो इनका मुझे बीवी का दर्जा देना भी था। नामुमकिन तो मोहतरम बहराम पाशा का मुझे बहन बनाना भी था। नामुमकिन तो शमशेरजादा का शिकस्त खाना भी था। जब इतने सारे नामुमकिन हो सकते हैं तो ये भी हो जाएगा। पाशा ने पूछा। क्या तुम इस मौजू पर दादा से बात की है? हाँ, उन्होंने भी यही कहा जो आप कह रहे हैं। तो फिर तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए। तनाउश के चेहरे पर हसरत नमूदार हुई। दिल को कैसे समझाऊं? पाशा फलसफियाना अंदाज में बोला। दिल की मानने वाले घाटे में रहते हैं। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। तब जब दिमाग दिल की मुखालफत कर रहा हो। अगर तुम्हें खतरे का अंदाजा होता तो यकीनन तुम ऐसा ना सोचती। मेरी तजवीज सुनने के बाद अगर आप अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे तो मैं कभी भी कबीर की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। बोलो। पाशा कुर्सी से टेक लगाते हुए बेदिली से बोला। थोड़ा सा सोच कर तनाउश अपना मंसूबा बयान करने लगी। जो जो इसकी बात आगे बढ़ती गई, पाशा की दिलचस्पी सेवा होती गई। बात के अख्ताम पर पाशा ने तहसीन अमेज लहजे में कहा। क्या कबीर दादा को इस बात पर राजी कर सकती हो? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। वो इन्हें जहर का प्याला पीने को कहूँ तो भी मुझे ना सुनने को नहीं मिलेगी। पाशा ने पूछा। वजह? क्योंकि इनके लिए जान देना मुझे इतना आसान लगता है जितना बावर्ची खाने में जाकर चाय बनाना, और वो मुझसे बढ़कर मुझे चाहते हैं। पाशा ने असबाब पे सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, इन्हें तैयार करो। और तनाउश ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया और फिर पाशा और कबीर दादा की मसनूई चक्कलिश हुई। ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए पाशा ने इखलाक हुसैन और नौशाद का साथ ढूंढा और जब पाशा ने कबीर दादा को साहिल वाले अड्डे की जानिब बुलाया, इस वक्त एक वीरान सड़क पर वो कबीर दादा का मुंतजिर था। इसने अपनी कार की डिग्गी में एक लाश छुपाई हुई थी। कबीर दादा इसकी कार में बैठ गया। अपनी जेबों में मौजूद सामान इसने लाश के कपड़ों में मुंतकिल कर दिया। जरा दूर जाकर उन्होंने रिमोट कंट्रोल बम से कार उड़ा दी। कबीर दादा को बस अड्डे पर उतार कर पाशा तनाउश को लेने इसके घर की जानिब बढ़ गया और कबीर दादा बस में बैठकर मानसेरा रवाना हो गया। जब एक दूर दराज गांव में इसने घर वगैरह खरीदना था, इस सारे मंसूबे की रूह रवां तनाउश ही थी। बस नए शहर के बारे उन्होंने मिलकर तय किया था। आखिर वो अपने कबीर को जुर्म की दुनिया से निकाल कर ले गई थी। पाशा खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। गुड़िया, मैं तुम्हें देखते ही जान गया था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। जहाँ रहो खुश रहो मेरी प्यारी बहना। वो अब तक वहीं खड़ा था। अचानक एक कार गली में दाखिल हुई और इसके करीब आकर रुक गई। दो आदमी बाहर निकले। इनमें से एक बोला। काम हो गया दादा, चलो शुरू हो जाओ। इसने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। दोनों ने कार की ऊपरी निशस्त से दो औरतों की लाशें निकाली और घर के अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद वापस आकर उन्होंने कार की डिग्गी से पेट्रोल के कैन निकाले और दोबारा अंदर घुस गए। चंद मिनट बाद घर में अचानक आग भड़क उठी थी। दोनों कारों के मकीन आग का तमाशा देखने के लिए रुके नहीं थे। रात के इस वक्त भी अच्छा खासा ट्रैफिक नजर आ रहा था। एक बगली सड़क पर दो मोटरसाइकिल सवार इनकी वैन से टकराते टकराते बचे थे। दोनों नौजवान काफी बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अंधा है क्या? मोटरसाइकिल चलाने वाला काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था।
बताता हूँ तुझे। कबीर दादा ने हैंड ब्रेक खींच कर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। इन अहमकों को यह नहीं मालूम था कि वो किसको मुखातिब हैं, मगर इससे पहले कि कबीर दरवाजा खोलकर बाहर निकलता, तनाउश ने इसका हाथ थाम लिया था। कबीर, इसकी मोहब्बत भरी सरगोशी किसी मोटी जंजीर से भी ज्यादा मजबूत थी। वो एकदम इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। तनाउश के होठों पर खूबसूरत मुस्कान उभरी। अपने वादे से फिर रहे हैं आप? कबीर ने बेबसी भरे अंदाज में सर झुका लिया था। तनाउश खिड़की से चेहरा निकालकर इन लड़कों को मुखातिब हुई। भाई, मैं माजरत चाहती हूँ, गलती हमारी है। आप में किसी को चोट तो नहीं लगी? गुस्से में लड़ाई के लिए तैयार लड़कों के चेहरे पर हल्की सी निजामत उभरी कि इन्हें भी अपनी गलती के बारे में इल्म था। मोटरसाइकिल चलाने वाला फौरन बोला, कोई बात नहीं बहन जी, बचत हो गई। ये कहते ही वो आगे बढ़ गए थे। बस इतनी सी बात थी। इसकी तरफ खसकते हुए तनावुश ने इसके कंधे पर सर रख दिया। मैं हूं ना आपकी डांट खाने के लिए। मेरे कबीर का गुस्सा इतना सस्ता नहीं कि हर हेरे गहरे पर लुटाता रहे। वो हंसा। इतनी बड़ी नहीं हुई हो जितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। वो फलसफियाना अंदाज में बोली, औरत कभी छोटी बड़ी नहीं होती जनाब। वो बेचारी तो हमेशा शोहर के हवाले से पहचानी जाती है। बादशाह की बीवी, वजीर आजम की बीवी, सलार की बीवी, भिखारी की बीवी, वगैरह वगैरह। और मैं जिसकी बीवी हूँ, इसका रुतबा तो बहुत बड़ा है ना, और इतना ही मेरे लिए काफी है। रुतबा? कबीर ने कहका लगाया। ये भी खूब कही। अब भूल जाओ रुतबे को मोहतरमा। वो अकीदत मंदी से बोली, अपने रुतबे और मुकाम को देखने के लिए मेरे दिल में झांके जी। वो बात तुम्हारी नहीं, लोगों के समझने की है। इसने तंजिया हुंकारा भरा। तनावुश ने फौरन पूछा, आपके नजदीक में अहम हूँ या लोग? वो मोहब्बत से बोला, जवाब तुम्हें मालूम है तो फिर लोगों की फिक्र क्यों करते हैं? अच्छा दफा करो लोगों को। तुम ये बताओ, इस दिन तुम्हारे ने जो इतनी खरीदारी की थी, क्या वो सारा सामान तुमने वहीं छोड़ दिया? आपको कैसे मालूम? पाशा ने बताया। वो साफ गोई से बोली, हाँ, मैंने हराम की दौलत से खरीदी हुई कोई भी चीज साथ नहीं ली। अम्मी जान से पैसे लेकर इस मोबाइल फोन की कीमत भी पाशा भाई को अदा कर दी थी, क्योंकि नई जिंदगी की इब्तिदा में हलाल के पैसे तय करना चाहती हूँ, और यही अम्मी जान की भी मंशा है। कबीर ने उगती शीशे पर निगाह दौड़ाकर सीट से टेक लगाकर ऊँगती सांस पर निगाह दौड़ाई। न जाने इसे सचमुच नींद आ रही थी या वो इन दोनों को आजादी से बातचीत करने का मौका देने के लिए सोती बनी हुई थी। तुम्हारा घर बेचकर जो रकम में वसूल हुई थी, इससे ये गुजारे लायक वैन खरीदी है, और वहाँ गांव में एक किनार जमीन खरीदी है जिस पर अभी तक घर बनाना है। घर बनाना के लिए भी पैसे नहीं बचे। नहीं, कुछ रकम बच भी गई है। इंशाल्लाह घर बन जाएगा। तो जब तक घर नहीं बनेगा रहेंगे कहाँ? जिससे जमीन खरीदी है, इसके एक कमरे की बैठक चंद दिनों के लिए मांग ली है। क्या वहाँ गुजारा कर लोगी? मैं आपके साथ खुले मैदान में रह लूंगी, और सच कहूँ, छोटे घर में रहना आपके लिए मसला है। हम तो आदी हैं। इसके मजबूत हाथ पर अपना मुलायम हाथ रखते हुए वो प्यार भरे अंदाज में सहलाने लगी। बहुत बुरा हुआ यार, पाशा इतना नीच, लालची और कमीना निकलेगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। नौशाद के चेहरे पर सचमुच परेशानी नजर आ रही थी। इखलाक ने फीके लहजे में कहा, वो अपनी किस्मत ही में नहीं थी यार। नौशाद खौफजदा लहजे में बोला, इस जालिम ने कबीर दादा की दौलत और जायदाद के लिए मुंह बोली बहन को जला दिया, तो और किसी के साथ क्या अच्छाई करेगा? अभी संभल कर रहना होगा भाई, ये किसी और जहन का मालिक है। इखलाक ने कहा, सही कह रहे हो खान साहब, अब तो पछतावा हो रहा है कि कबीर दादा के बजाय इसका पत्ता काटना चाहिए था। शाहजी, मेरे हाथ तो खड़े हैं, ऐसे जालिम के खिलाफ क्या साजिश करेंगे? और जानते हो, इसने इस दिन की बैठक में साफ तौर पर कह दिया था कि कबीर दादा के खिलाफ साजिश करने वालों को माफ नहीं करेगा, और ये वो हमें सुना रहा था कि अब मोहतात रहें। अब मोहतात ही रहेंगे खान साहब, यूं भी हमारे दिल की हसरतें तो दिल में ही रह गई हैं। इस शहजादी के फूलों जैसे बदन को आग लगाते वक्त दिल भी नहीं कांपा जालिम का, और जनाजे पर भी किस बेहयाई से चेहरे पर अफसोस तारी किया हुआ था बेगैरत ने। इखलाक हुसैन ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। नौशाद अपने चेहरे पर परेशानी लिए खामोश बैठा रहा। दोनों ने तनावुश के हसूल की जितनी कोशिशें की थी तमाम रायगा गई, और अब तो वो किसी कोशिश से भी रह गए थे। जब वो ही नहीं रही तो कोशिश क्या करते? इब्तिदाई 2-3 माह इन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो बतदरीज खत्म होती गई। कबीर ने पुरानी जिंदगी को इस तरह भुला दिया था जैसे वो कभी गलत कामों में मुलविस ही न रहा हो। तनाउश की मोहब्बत भरी तवज्जो ने इसके दिल में कभी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ने का मलाल पैदा नहीं होने दिया था। वो अपने कबीर का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखती है और इसकी इतनी खिदमत करती है कि बाज़ औक़ात वो शर्मिंदा हो जाता। इसने एक छोटी सी करियाना की दुकान खोलने के साथ वो सुजुकी वैन पर गांव के चंद बच्चों को शहर के स्कूल ले जाता लाता भी था। इनके गुजार औकात अच्छे तरीके से हो रही थी। तनावुश के जोर देने पर इसने कुरान मजीद दोबारा हिफ्ज करना शुरू कर दिया था, और ये देखकर वो खुद ही हैरान रह गया था कि 3-4 माह में इसे पूरा कुरान मजीद दोबारा याद हो गया था।
रमजान शरीफ में तरावी की इमामत कराते हुए जहां इसकी खुश अलहानी मौजूद बहस बनी होती है, इस रकीकुल कल्बी को भी याद किया जाता। दौरान तिलावत वो बेसाख्ता रोना शुरू हो जाता था। देखते ही देखते 2 साल का अरसा बीत गया था। तनावुश ने इसे एक खूबसूरत बेटी का तोहफा भी दिया था, जिसका नाम तनावुश ने इसकी बहन अस्मा के नाम पर रखा था। तनावुश बाज़ औक़ात पाशा को याद करके रो पड़ती थी। वो इसे सचमुच अपने भाई शाहनवाज का नेमुल बदल लगता था। और फिर एक दिन तनावुश को पड़ोसी औरत की ज़बानी कराची में रेंजर्स के ऑपरेशन के बारे में पता चला। वो सारा दिन बेचैन रही थी। रात को लेटते वक्त वो कबीर से इसे मौजू पर बात करती रही। देखो चंदा, वो कोई बच्चा नहीं है। तुमने आते वक्त इससे वादा भी लिया था कि वो जल्द अज जल्द इस काम को छोड़ देगा, मगर जब वो नहीं छोड़ना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो सिसकी, इनके लिए दुआ तो कर सकते हो ना। तो क्या नहीं करता पगली। इसकी नाक की पलंग मरोड़ते हुए वो मुस्कुरा दिया। इसके बाद वो दिन को रोजाना खबरें सुनने पड़ोसियों के घर चली जाती। एक दिन इसने अपने कानों से बहराम पाशा नामी गैंगस्टर की गिरफ्तारी की खबर सुनी। इस दिन वो बहुत रोई थी। दुआ के लिए हाथ उठाकर रब के सामने गिड़गिड़ाते हुए जाने कितनी देर वो मनाजात में मसरूफ रही। अपने भाई की खैरियत और इसके राह रास्त पर लौटने की दुआएं मांगती रही, मगर शायद इसकी दुआओं में असर खत्म हो गया था। वो पहले ही जरूरत से ज्यादा ले बैठी थी कि पाशा की गिरफ्तारी के ठीक 1 हफ्ते बाद इसके फांसी हो जाने की खबर सुन रही थी। रेंजर्स के हकाम ने बड़ी सराहत और तेजी से गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाइयां की थी। चंद दिनों में बहराम पाशा की फांसी की खबर पुरानी हो गई थी, मगर तनावुश के सीने में लगने वाला ये जख्म इतनी जल्दी नहीं भर सकता था। पाशा की फांसी को 2 माह होने को थे। एक दिन वो घर के काम तमाम खत्म करके अस्मा के साथ अटखेलियां कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बुशरा ने कहा, ठहरो मैं देखती हूँ। नहीं माँ जी, आप इसे पकड़े, मैं देख लेती हूँ। अस्मा माँ के हवाले करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कौन? दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने आवाज दी। निस्वानी आवाज ने पूछा, ये कबीर साहब का घर है? जी हाँ। इसने दरवाजा खोल दिया। यूं तो कबीर को तमाम गांव वाले हाफिज साहबी कहकर बुलाते थे। वो औरत यकीनन मकामी नहीं थी, वरना इस अंदाज में वो मुखातिब न करती। दरवाजे पर काला नकाब ओढ़े एक नौजवान लड़की खड़ी थी। अंदर आ जाए बहन। इसने एक तरफ होकर इसे रास्ता दिया, मगर इसके पीछे राहत खाला को देखते ही वो चीख पड़ी थी। राहत खाला? वो बुरी तरह से इससे लिपटी थी। चल हट बेवफा। राहत खाला इसका माथा चूमते हुए बोली। पिछले 2 साल से खाला अपनी बेटी की मौत का शोक मना रही थी। अगर पता चला कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा आए बैठे तो सही। निदामत भरी हंसी से वो इसे खींचने लगी। हमारे साथ मेरा शोहर भी है। जवान लड़की से मुखातिब हुई। न जाने क्यों तनावुश को वो देखी भाली हुई लग रही थी। अंदर बुला लो बहन। वो सर पर दुपट्टा दरा दुरुस्त करने लगी। आ जाए जी, लड़की ने आवाज दी। इसी वक्त चेहरे पर मफलर लपेटे एक मर्द 2 भारी बैग उठाए अंदर दाखिल हुआ। इसके मफलर लिपटे चेहरे पर नजर पड़ते ही तनावुश के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। इसकी आंखों ने इसे किसी अपने की याद दिला दी थी। इसकी नजरें अजनबी मर्द के चेहरे पर चिपक कर रह गई थी। वो भी एक टिक इसे देख रहा था और इसने तनावुश का ज्यादा इम्तिहान नहीं लिया और अपने चेहरे पर लिपटा मफलर खोल दिया। भैया! तनावुश की चीख से सहन गूंज उठा था। इसे लिपटते हुए बेसाख्ता रो पड़ी। अरे पागल, रोती क्यों हो? वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। थोड़ी देर हो गई, मगर वादे के मुताबिक आ तो गया हूँ। हमने आपके मुतालिक बड़ी बुरी खबर सुनी थी, गिलगिल लहजे में कहते हुए इससे अलहदा हुई। तो अच्छी खबर नहीं सुनी थी? इसने काले नकाब में मरबूस लड़की की जानिब इशारा किया। इसी वक्त लड़की ने नकाब हटाया। तनावुश ने रुखसाना भाभी कहते हुए इससे लिपट गई थी। वो शहाब कसूरी की बेटी थी। अच्छा मुझे सारी बात बताएं ना। रुखसाना से मिलते ही वो पाशा की तरफ मुतवज्जा हुई। इस बारे बाद में बात करते हैं, पहले मैं माँ जी से मिल लूं। वो बुशरा की तरफ बढ़ गया। तनावुश कबीर को बुलाने के लिए कॉल करने लगी। रात को खाना खाते हुए वो अपनी कहानी सुना रहा था। रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू होते ही इसने रेंजर्स फोर्स को कमांड करने वाले कर्नल से मुलाकात की और वादा माफ गवाह बनकर तमाम गैंगस्टर को पकड़वाने की ऑफर कर दी। कर्नल ने फौरन ही इसकी ऑफर कबूल कर ली। इसके बाद वो वापस अपने ठिकाने पर चला गया। वहीं से तमाम गैंगस्टर की मुखबरी करके गिरफ्तार करवाता रहा। ताहम काशिफ राजपूत को एतमाद में लेकर इसने सारी बात बताई और इसे लंदन फरार करवा दिया था। सबसे आखिर में इसने मंसूबे के मुताबिक खुद रेंजर्स को गिरफ्तारी दी। अपने तमाम धंधों के सबूत, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और हर चीज के बारे में इसने रेंजर्स के कर्नल को बुला काम होकर इतलात फराम कर दी थी। इस सच्चाई, खुलूस और ईमानदारी से सरकार का साथ देने पर इसे माफी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद इसने अपनी फांसी लगने का ड्रामा रचाया ताकि कोई बचा हुआ दुश्मन इंतकाम वगैरह के लिए इसे ढूंढता न रहे।
ऑपरेजर्स के कर्नल ही की वसातत से इसे एक नई शनाख्त मिल गई थी। जानती हो मेरा नाम क्या है? वो तनाउश की तरह मुतवज्जा हुआ। क्या कह सकती हूँ भैया? इसने लाजमी के अंदाज में सर हिलाया। अच्छा, अगर तुम्हें मेरा नाम रखने का कहा जाता तो क्या रखती? शाहनवाज। तनाउश ने बगैर सोचे दिल की बात फोटो से निकाल दी। अच्छा ये देखो। इसने जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल कर इसकी जानिब बढ़ाया, जिस पर शाहनवाज वल्द मोहम्मद रफीक लिखा हुआ था। भैया, तनाउश ने जज्बाती अंदाज में इसका हाथ पकड़कर चूम लिया था। जानती हो, इस शनाख्ती कार्ड का नंबर और सारी तफसीलात शाहनवाज भाई ही की हैं। आप लोगों के कराची से आते वक्त मैंने अम्मी जान से शाहनवाज भाई का शनाख्ती कार्ड मांग लिया था और अब मैं कानूनी तौर पर तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए ख्याल करना गलती करने पर सख्त पिटाई हो सकती है। कबीर ने पूछा, ओ पिटाई वाले भाई साहब, अपने ससुर साहब की तो खबर ही नहीं बताई। साहब, कसूरी साहब का क्या हुआ? आप लोगों की कराची छोड़ने के 3 माह बाद दिल के दौरे से वो इंतकाल कर गए थे और इनकी वफात के बाद ही ये मोहतरमा मेरे गले पड़ी। पाशा ने मज़ाहिया अंदाज में कहते हुए माहौल में छाई उदासी दूर करने की कोशिश की। कबीर दादा साहब कोई से बोला, अच्छा मोहतरम, घर में 3 कमरे हैं, एक कमरा मेरा और तनावश के इस्तेमाल में रहता है, एक में अम्मा जी होती है और अब राहत खाला भी इनके साथ रह लेंगी। तीसरे कमरे में काट का बाड़ भरा पड़ा है, वो अपने लिए साफ कर लेना और जल्द अज जल्द कोई मेहनत मजदूरी शुरू करो, पुरानी अयाशियों को भूल जाओ। काम करती है मेरी जूती, अब भी करोड़पति हूँ। पाशा ने फखर से छाती चौड़ी की, गोया हराम से अब तक पीछा नहीं छुड़ा पाए। कबीर दादा ने इसे मलामती नजरों से घूरा। तनाउश भी अफसोस भरे अंदाज में सिसकने लगी थी। अल्लाह ना करे भाई, कैसी बात कर रहे हो? पाशा कानों को हाथ लगाता हुआ बोला, हुकूमत की तरफ से 5 करोड़ नकद इनाम मिला है भैया, पाजेब, बिंदिया, मोतियों का हार और बुंदे लेने हैं। तनाउश फौरन इसका बाजू पकड़ते हुए लाड भरे लहजे में बोली। कबीर दादा ने कहका लगाकर कहा, हाँ इसे लेकर दो ताकि लौंग लाची वाले गाने पर रक्स का वादा पूरा कर सके। तनाउश मुंह बटोरते हुए बोली, मैं नहीं लेती। तमाम खिलखिलाकर हंस पड़े। पाशा इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, ये तमाम चीजें मैं पहले ही से अपनी गुड़िया के लिए खरीद कर ले आया हूँ और इसके साथ बहुत सारे कपड़ों के सूट भी हैं। सच? खुशी से तनाउश का चेहरा खिल उठा था। पाशा ने कहा, हाँ, और एक नया मोबाइल फोन भी खरीदा है। पता है इसमें कौन सी वीडियो भर आई है? कौन सी भैया? इसने इश्तियाक से पूछा। लौंग लाची वाले गाने की वीडियो, ताकि मेरी गुड़िया को वादा पूरा करने में आसानी रही। तमाम ने जोरदार कहका लगाया और तनाउश, भैया मैं आपसे बात ही नहीं करती, कहते हुए कमरे से भाग गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल का लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले नॉवेल के नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करें।